आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है। अगर हम एसक्यूएल में फंक्शन की बात करें तो फंक्शन एक ऐसी क्वेरी होती है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम किसी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। एसक्यूएल फंक्शन, a function is used to perform some particular task and it returns zero or more values as a result। मतलब जब भी कोई फंक्शन परफॉर्म होगा तो आइदर जीरो या फिर मल्टीपल रिजल्ट हमें मिलेगा। फंक्शन कैन बी अप्लाइड ऑन सिंगल और मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जो है आइदर सिंगल रो पे अप्लाई होगा या फिर मल्टीपल रोज पर अप्लाई होगा। Depending on their application in one or multiple rows, SQL functions are categorized as single row function and aggregate function। अगर हम फंक्शन की बात करें तो जैसे हमने कहा कि सिंगल रो फंक्शन भी होता है, सिंगल रो पे अप्लाई होता है और मल्टीपल रो पे भी अप्लाई होता है। जब हम सिंगल रो पे अप्लाई करेंगे तो जैसे एक टेबल में जितना रो होगा अप्रोक्स उसके अकॉर्डिंग हमें मल्टीपल रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब हम कोई फंक्शन मल्टीपल रो पे अप्लाई करते हैं तो उस टाइम में हमेशा एक सिंगल रिजल्ट हमें जनरेट होता है। डिपेंडिंग ऑन देयर एप्लीकेशन in one or multiple rows, SQL functions are categorized as single row function and aggregate function। जैसे अगर हम बात करें फंक्शन की तो फंक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर हम फंक्शन सिंगल रो पे अप्लाई करते हैं तो सिंगल रो फंक्शन होता है। अगर कोई भी फंक्शन मल्टीपल रो पे अप्लाई होता है तो उसे हम मल्टीपल रो फंक्शन या फिर एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं। एग्रीगेट यानी कलेक्टिवली किसी रो पर अप्लाई होना। नेक्स्ट है सिंगल रो फंक्शन को फर्दर कुछ अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कैरेक्टर फंक्शन, अगर हम बात करें तो जितना भी टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शन है वो सब कैरेक्टर फंक्शन की कैटेगरी में आता है। इसको हम टेक्स्ट फंक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है डेट फंक्शन। डेट फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें डेट टाइम से रिलेटेड कोई भी टास्क परफॉर्म होता है। न्यूमेरिक फंक्शन में जो भी टास्क होगा वो नंबर के ऊपर होगा और कन्वर्जन जो है वो कन्वर्जन जैसे हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप के फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये कन्वर्जन होता है। हमें तीन फंक्शन पढ़ना है मेनली, कैरेक्टर, डेट और न्यूमेरिक। सिंगल रो फंक्शन पहले हम डिस्कस करते हैं। सिंगल रो फंक्शन क्या होता है? These are also known as स्केलर फंक्शन, यानी कि एक सिंगल वैल्यू पे अप्लाई होता है, इसीलिए हम इसे स्केलर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, सिंगल रो फंक्शंस कैन बी अप्लाइड ऑन अ सिंगल वैल्यू एज वेल एज अ कॉलम। यानी सिंगल रो फंक्शन जो है वो आइदर सिंगल वैल्यू पे अप्लाई होता है या फिर एक पर्टिकुलर कॉलम पे अप्लाई होता है। When applied to a column of a table, they yield one value for each row. That is, if they are applied on 10 rows, we get 10 values as output। जैसे हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं, सिंगल वैल्यू पे अप्लाई करेंगे तो हमें सिंगल आउटपुट मिलेगा। लेकिन जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉलम में अप्लाई करते हैं तो उस कॉलम में जितनी वैल्यू होगी हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, हर रो के करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा। जैसे एक टेबल है, एक टेबल में मल्टीपल कॉलम है और उसमें मान लेते हैं कि हमें 5 रो मिलता है। 5 रो उस कॉलम में हो, उस टेबल में 5 रो हो, तो 5 रो के केस में क्या होगा? जब भी हम एक पर्टिकुलर कॉलम पर रिजल्ट फंक्शन जब अप्लाई करेंगे तो हर एक रो के करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू होगी। जैसे इस टेबल में अगर 5 रिकॉर्ड है तो हमें 5 वैल्यू मिलेगी आउटपुट के फॉर्म में। तो इस तरह से सिंगल रो फंक्शन अप्लाई होता है। अगर हम सिंगल रो फंक्शन की बात करें तो सिंगल रो फंक्शन को हम डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें से हमें मेनली तीन कैटेगरी पढ़ना है।
न्यूमेरिक फंक्शन जिसमें हम नंबर के ऊपर काम करते हैं, जो भी हमारा डिजिटल वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, उस पे काम करेंगे। अगर स्ट्रिंग फंक्शन की बात है, तो स्ट्रिंग फंक्शन में टेक्स्ट और कैरेक्टर से रिलेटेड जो भी फंक्शन होगा, वो स्ट्रिंग फंक्शन कहलाता है। जैसे कि हमने कैटेगरी डिवाइड करने टाइम में भी पढ़ा था कैरेक्टर फंक्शन, तो इसे हम कैरेक्टर फंक्शन बोले, स्ट्रिंग फंक्शन बोले या फिर टेक्स्ट फंक्शन बोले, एक ही चीज है। नेक्स्ट है डेट फंक्शन। डेट फंक्शन में डेट एंड टाइम से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो ये कैटेगरी थी एसक्यूएल फंक्शन की, जिसमें हमने सिंगल रो फंक्शन के बारे में पढ़ा। ऐसे ही मल्टी रो फंक्शन जो होता है, मल्टीपल रो फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन होता है। एग्रीगेट फंक्शन यानी इंटायर टेबल के ऊपर काम करता है या फिर मल्टीपल रो के ऊपर काम करता है। एग्रीगेट फंक्शन जैसे हमने पढ़ा है सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट, ये सब जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर टेबल पर, अगर ये फंक्शन अप्लाई होता है तो हमेशा ज्यादातर केस में ये हमें सिंगल रिजल्ट देता है, कलेक्टिव रिजल्ट देता है। तो इसलिए इसे हम एग्रीगेट फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिक फंक्शन। अगर न्यूमेरिक फंक्शन की बात करें तो न्यूमेरिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो न्यूमेरिक वैल्यू आर्गुमेंट के फॉर्म में लेता है। दिस फंक्शंस टेक न्यूमेरिक वैल्यू और नंबर्स एज आर्गुमेंट। न्यूमेरिक फंक्शन पहला फंक्शन है पावर और पीओडब्ल्यू। अगर हम पावर फंक्शन की बात करें तो पावर फंक्शन को दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो कंप्लीट पावर और ब्रैकेट में हम एक्स वाई की वैल्यू देंगे। एक्स भी एक नंबर होगा और वाई भी एक नंबर होगा। तो जब हम एक्स वाई की वैल्यू देंगे या फिर पावर की जगह पी और डब्ल्यू भी लिखते हैं, तो दोनों का सेम वर्क है। हम आइदर पी और डब्ल्यू लिख सकते हैं या फिर कंप्लीट पावर लिखेंगे। ये वर्क कैसे करता है, तो जैसे हम x और y की वैल्यू देते हैं, x की वैल्यू हमने दे दी, y की वैल्यू दे दी, तो ये काम जो करेगा x टू दी पावर y, इस तरीके से ये वैल्यू काम करता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है सिलेक्ट पावर। अब एग्जाम्पल में हमने सेलेक्ट कमांड के साथ लिखा है। सेलेक्ट कमांड के साथ इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो फंक्शन है ये सिलेक्ट कमांड के साथ यूज होता है। यानी जितना भी फंक्शन है वो मेनली परफॉर्म होता है जब हम लोग टेबल से डेटा को फेच करते हैं। तो सारा ही जितना भी फंक्शन है, चाहे वो सिंगल रो फंक्शन है या मल्टी रो फंक्शन है, वो हर एक फंक्शन जो है वो सेलेक्ट कमांड के साथ इंटीग्रेट होता है। और हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम सेलेक्ट कमांड लिखें या कोई भी डेटाबेस का कमांड लिखें तो सेमी कॉलन से टर्मिनेट होगा। जैसे इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, पहला एग्जांपल है सिलेक्ट पावर और x की वैल्यू दी है 3, y की वैल्यू 4, मतलब 3 टू दी पावर 4। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट यहाँ पर आता है 81। यानी पावर फंक्शन क्या करेगा, दो वैल्यू जब हम देंगे तो दोनों वैल्यू का पावर कैलकुलेट होगा, फर्स्ट नंबर रेज टू पावर सेकेंड नंबर। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है -2 टू दी पावर 4। -2, फर्स्ट नंबर -2 है, इसका हम पावर 4 करेंगे तो हम जानते हैं कि नेगेटिव नंबर को जब भी हम इवन पावर करेंगे तो रिजल्ट हमारा प्लस में आता है, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होने पे प्लस होता है। तो इस तरीके से जब माइनस वैल्यू हो और पावर अगर पॉजिटिव हो, इवन हो, तो उस केस में क्या होता है, प्लस में नंबर आएगा। अगर पावर ऑड होता माइनस के केस में तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव में आता। तो इस तरीके से 2 टू दी पावर 4 -2 टू दी पावर 4, तो इससे रिजल्ट आएगा 16। तो इस तरीके से जो पावर फंक्शन है वो काम करता है। नेक्स्ट है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन जितना भी न्यूमेरिक फंक्शन है उसमें से तीनों में से सबसे टिपिकल राउंड फंक्शन को ही समझना है, इसीलिए आप लोग ध्यान से समझें। राउंड फंक्शन जो है,
राउंड फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, राउंड, इसमें हम x की जगह वैल्यू देते हैं और d यानी कितने डिजिट तक हमें राउंड करना है, यानी राउंड ऑफ x टू d डेसिमल प्लेसेस। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, द प्रीसीडिंग डिजिट इज नॉट चेंज, अदरवाइज इट इज इंक्रीज्ड बाय 1। कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी डिजिट को राउंड करते हैं तो उस केस में हम ये देखते हैं कि उससे पहले का डिजिट लेस देन 5 है या फिर नहीं है। अगर लेस देन 5 होगा तो डिजिट चेंज नहीं होगा, और अगर लेस देन 5 नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा कि 5 या 5 से ज्यादा हो तो वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है, इफ द वैल्यू d इज नॉट स्पेसिफाइड देन डिफॉल्ट वैल्यू 0 इज टेकन। यानी कई बार ऐसा होता है कि जो d की वैल्यू है सिर्फ नंबर स्पेसिफाइड होगा और d की वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं होगी। तो जब d की वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं होगी उस केस में क्या है, d की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है, और इस केस में जो नंबर है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है कि जो डिजिट है वो 5 या 5 से ज्यादा है तो 1 इंक्रीज हो जाएगा, अगर 5 से कम है तो एज इट इज रहेगा। दूसरा क्या है, अगर डी की वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है तो उस केस में डिफॉल्ट वैल्यू होगा, डिफॉल्ट वैल्यू 0, और नंबर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, इफ द वैल्यू ऑफ डी इज नेगेटिव देन राउंडिंग ऑफ ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डेसिमल। अगर d की वैल्यू निगेटिव में है तो उस केस में क्या होगा कि जो राउंडिंग ऑफ होगी वो डेसिमल के लेफ्ट साइड होगी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से राउंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। पहला कंडीशन हमें ध्यान में हमेशा रखना है कि जो लेस देन 5 है तो डिजिट ड्रॉप कर देंगे और पहला डिजिट चेंज नहीं होगा। फिर हमें ध्यान में रखना है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है सिलेक्ट राउंड -1.23। अब इसमें क्या है, जो डी है वो स्पेसिफाइड नहीं है, तो जब डी स्पेसिफाइड नहीं होगा इस केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ पॉइंट के बाद की वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे और जो हमारा रिजल्ट होगा वो इंटीजर पार्ट होगा। जैसे -1.23 तो रिजल्ट यहाँ -1 हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट है सिलेक्ट राउंड -1.58 और इसमें रिजल्ट आ रहा है -2। -2 क्यों आ रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर -1.23 है, मतलब जहां से हम पॉइंट के बाद वैल्यू को डिस्कार्ड कर रहे हैं तो ये वैल्यू 5 से कम है। तो वैल्यू जब 5 से कम है तो उस केस में हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट डिस्कार्ड करना होगा। हमें डिजिट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरे केस में अगर हम देखें -1.58, तो इस केस में जब हम माइनस के बाद जब वैल्यू को डिस्कार्ड कर रहे हैं तो इस केस में क्या है, पॉइंट के बाद वैल्यू डिस्कार्ड करने टाइम में यहाँ पर 5 आ रहा है, और हम जानते हैं कि जो 5 है या 5 से ज्यादा हो जाए तो उस केस में उससे पहले वाली डिजिट में 1 ऐड हो जाती है, मतलब ये 1 जो है अब ये 2 हो गया। इसी तरह से 1.58 के केस में रिजल्ट 2 हो गया। से दोनों एग्जाम्पल में सिर्फ फर्क ये है कि एक में माइनस है और एक में प्लस है। नेक्स्ट है फोर्थ, सिलेक्ट राउंड 3.798 और इसमें डेसिमल का जो डिजिट है वो हमें 1 तक रखना है। इसका मतलब क्या है, पॉइंट के बाद हमें 1 तक कंसीडर करना है, और 1 तक कंसीडर करेंगे जब तो उसके 1 के बाद का डिजिट देखेंगे। तो 1 फर्स्ट पोजीशन के बाद का डिजिट, जैसे 1 तक हमें रखना है तो हमें 3.7 ये तो हर हाल में रखना है। इसके बाद के डिजिट को हमें डिस्कार्ड करना है। तो जहां से हम डिस्कार्ड कर रहे हैं वो डिजिट हमारा 9 है, मतलब 5 से ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, वैल्यू तो हम डिस्कार्ड करेंगे लेकिन उससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगी, मतलब 3.7
जो है अब 3.8 हो गया। नेक्स्ट है सिलेक्ट राउंड। सिलेक्ट राउंड, और इस केस में भी राउंड की वैल्यू जो डेसिमल पॉइंट की वैल्यू 0 दे दी है, मतलब आइदर ना लिखें या फिर 0 लिखें, एक ही बात है। अब इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि 1.298 है। अगर हम पॉइंट के बाद की वैल्यू को डिस्कार्ड कर रहे हैं तो पॉइंट के जस्ट बाद जहां से हम डिस्कार्ड कर रहे हैं वो डिजिट जो है 2 है, यानी 5 से लेस है। इसका मतलब क्या है कि पहली जो डिजिट है 1 पॉइंट के पहले वो एज इट इज रह जाएगी। तो इस तरीके से राउंड फंक्शन काम कर रहा है। नेक्स्ट है सिलेक्ट राउंड 23.298। 23.298, अब इस केस में हम क्या करेंगे, जो पॉइंट के बाद है, जैसे कोई डिजिट है जैसे 23.298, इसी को अगर हम कंसीडर करें तो पॉइंट वाली जो पोजीशन है वो 0 है, इसके बाद ये 1 है, पॉइंट के बाद ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर -1 है, -2 है। इस तरीके से हम पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। जो एग्जाम्पल है इसमें हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 298 है और पॉइंट के पहले 23 है। तो जब हम यहाँ से वैल्यू को डिस्कार्ड करेंगे तो वैल्यू डिस्कार्ड करने टाइम में यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो नंबर है 23, तो ये वैल्यू से हमें डिस्कार्ड करनी होगी, यानी ये पोजीशन को हमें चेंज करना है। मतलब इसके आगे की सारी वैल्यू हमें डिस्कार्ड करनी है क्योंकि ये पोजीशन -1 आ रहा है। अब इसके बाद की वैल्यू को जो हम डिस्कार्ड करेंगे तो सिंपली यहाँ पर उसकी अगली डिजिट जो है वो अगली डिजिट 5 नहीं है। तो जहां से जब हम वैल्यू को डिस्कार्ड करेंगे तो ये डिजिट 3 है, 5 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पहले वाली जो डिजिट है वो एज इट इज रह जाएगी, यानी ये 2 रह गई और ये हमने यहाँ से वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया, 0 हो गया। तो इस तरह से पॉइंट वाली वैल्यू काम करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 154.45, 154.45, इस केस में क्या होगा, क्योंकि हमें माइनस राउंड 2 तक इसको राउंड करना है, यानी पॉइंट वाला जो पोजीशन है वो तो 0 है, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 2, और यहाँ पर -1, -2, -3, मतलब हमें इस वैल्यू से डिस्कार्ड करना है। तो जब हम इस वैल्यू को डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि -2 वाला पोजीशन यहाँ से हमें वैल्यू को राउंड करना है, तो वैल्यू को जो हमें राउंड करना है तो ये पोजीशन जो है ये 5 है, तो 5 है, और हम जानते हैं कि जो पोजीशन 5 या 5 से ज्यादा हो तो उस केस में क्या होगा, इसकी पहली डिजिट चेंज हो जाएगी। अब ये जो डिजिट है ये 1 की जगह 2 हो गई और पॉइंट तक हमें 0 0 लिखना है। मतलब जब भी हम राउंड करते हैं तो राउंड करने में हम पॉइंट तक के जो भी डिजिट है उसको हम कंसीडर करते हैं, चाहे हम 0 ही कंसीडर क्यों ना करें, पॉइंट वाली वैल्यू को हम हटा देते हैं। तो इस तरह से राउंड फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिक फंक्शन का लास्ट फंक्शन मॉड। मॉड क्या होता है, मॉड की हेल्प से हम रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो पूरा पूरा डिवाइड जब नहीं होता है तो उस केस में हमें रिमाइंडर मिलता है। आइदर हम पॉइंट वाला डिवीजन कर देते हैं, डेसिमल डिवीजन, जिसमें कि हम पॉइंट के फॉर्म में रिजल्ट लिखते हैं, या फिर अगर हम कम डिवाइड करते हैं तो उस केस में हमें रिमाइंडर मिलता है। तो जैसे मॉड है यहाँ पर एक्स वाई, मॉड एक्स वाई के केस में क्या है,
हमें x की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यू मिलेगी। जब हम x को y से डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करके मिलेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, सिलेक्ट मॉड 21 और 2, तो 21 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स में डिवाइड होगा और 1 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब 1 रिमाइंडर बचेगा तो रिजल्ट मॉड का 1 आएगा। इसी तरह से अगर कभी ऐसा होता है कि x की वैल्यू कम हो जाए और y की वैल्यू ज्यादा हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, x को हम जब y से डिवाइड करेंगे, 2 को 14 से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, यही रिमाइंडर रह जाएगा और इस केस में मॉड की वैल्यू 2 आएगी। तो इस तरह से मॉड फंक्शन काम करता है। स्ट्रिंग फंक्शन, दिस फंक्शंस मैनिपुलेट द कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा इफेक्टिवली। अगर हम स्ट्रिंग फंक्शन की बात करें तो स्ट्रिंग फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कैरेक्टर, स्ट्रिंग डेटा, टेक्स्ट इसके ऊपर काम करता है। अगर हम कैरेक्टर बोले तो ए सिंगल कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होगा और टेक्स्ट रिलेटेड डेटा है। तो मतलब स्ट्रिंग फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन या टेक्स्ट फंक्शन तीनों एक ही चीज है। स्ट्रिंग फंक्शन का पहला फंक्शन है लेंथ। लेंथ फंक्शन क्या करता है, जैसे हमने पाइथन में पढ़ा है कि लेंथ फंक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करता है, उसी तरह से एसक्यूएल में लेंथ फंक्शन होता है और लेंथ फंक्शन, लेंथ के बीच में हम एस लिखते हैं यानी एस का स्ट्रिंग है। इट रिटर्न्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। लेंथ फंक्शन मेनली क्या करता है कि जो भी हम स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रिंग में से टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करके हमें रिजल्ट देगा। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी कैरेक्टर की काउंटिंग होती है तो कैरेक्टर काउंटिंग के टाइम में स्पेस, कॉमा या फिर कोई भी स्पेशल सिंबल है वो हर एक चीज काउंट होता है। इवन स्पेस है अगर तो वो भी सिंगल कैरेक्टर काउंट होता है, कॉमा भी काउंट होता है या कोई भी स्पेशल सिंबल हो वो हर एक चीज काउंट होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है सेलेक्ट, लेंथ और स्ट्रिंग दिया हुआ इंफॉर्मेटिक्स। तो इंफॉर्मेटिक्स स्ट्रिंग है, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो जो गिवन स्ट्रिंग है उसका हम टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करेंगे। यहाँ कोई स्पेस वगैरह नहीं है तो अलग से हमें कुछ काउंट नहीं करना है, सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करेंगे। इंफॉर्मेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 11 है तो यहाँ पर रिजल्ट हमें 11 मिल रहा है। तो इस तरीके से लेंथ फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट है एल केस और लोअर। जैसे पावर फंक्शन को हम पीओडब्ल्यू या पावर दोनों लिख सकते हैं, उसी तरह से एल केस और लोअर दोनों एक ही चीज है। आइदर हम एल केस लिखें या फिर लोअर फंक्शन लिखें, दोनों का हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ द आर्गुमेंट इन लोअर केस। मतलब जो भी हम चाहे स्मॉल कैपिटल में प्रोवाइड करें या फिर कैपिटल स्मॉल मिक्स करके हो या फिर सिर्फ कैपिटल लेटर हो, जो भी हम आर्गुमेंट देंगे उससे हमें मतलब नहीं है। जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो हमें लोअर केस में मिलेगा। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट लोअर और इंफॉर्मेटिक्स कैपिटल में लिखा है तो हमें रिजल्ट स्मॉल में मिल रहा है क्योंकि हमने एलकेस और लोअर फंक्शन लिखा है। इसी तरह से हम लोअर की जगह एलकेस का भी यूज कर सकते हैं, सेम स्ट्रिंग है, इसका भी रिजल्ट स्मॉल में इंफॉर्मेटिक्स आ रहा है। जैसे लोअर फंक्शन या एलकेस होता है उसी तरह से यूकेस या फिर अपर फंक्शन भी होता है। इसमें हम अपर फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। जो अपर फंक्शन है या फिर यूकेस फंक्शन है, दोनों का यही काम है कि जो भी हम स्ट्रिंग देंगे एज अ आर्गुमेंट तो उसमें क्या होगा, उसको रिजल्ट कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करके देगा। जैसे यहाँ पर हम
यूकेएस फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं और अपर फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज है। इसमें हमने आर्गुमेंट जो दिया वो स्मॉल लेटर में, लेकिन हमें रिजल्ट कैपिटल में मिल रहा है, दोनों ही केस में कैपिटल में रिजल्ट मिल रहा है। तो यूकेएस या अपर फंक्शन जो है किसी भी गिवन स्ट्रिंग को कैपिटल में कन्वर्ट करता है, एलकेस और लोअर फंक्शन जो है वो गिवन स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। तो ये तीन फंक्शन हमने पढ़ा, लेंथ, एलकेस और लोअर, यूकेस और अपर। नेक्स्ट फंक्शन है मिड। जिस तरह से हम एलकेस को लोअर भी लिख सकते हैं, उसी तरह से जो हमारा मिड फंक्शन है, मिड फंक्शन के लिए हम और भी नाम दे सकते हैं, जैसे मिड के लिए सब स्ट्रिंग और सब एसटीआर। तीनों ही फंक्शन का सेम काम है। जैसे यहाँ पर तीन आर्गुमेंट दिया गया है, एक है एस, एस जो कि हम स्ट्रिंग देते हैं उसके लिए एस लिखा गया है। एम क्या है? एम इसका पोजीशन है कि हम कहां से कैरेक्टर स्टार्ट करते हैं, और एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर है। मिड, सब एसटीआर और सब स्ट्रिंग फंक्शन जो है वो क्या करता है, इट रिटर्न्स एन कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एम कैरेक्टर। एन कैरेक्टर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम एम कैरेक्टर, मतलब कि कहां से स्टार्ट करना है और किससे एम कैरेक्टर लेना है, तो गिवन स्ट्रिंग से। तो इसीलिए हम एस, एम और एन तीनों यहाँ पर डिफाइन करते हैं। स्ट्रिंग हमें डिफाइन करना ही करना है, एम की वैल्यू हमें डिफाइन करनी ही है, लेकिन जो नंबर ऑफ कैरेक्टर होता है वो ऑप्शनल होता है। If the third argument n is missing, then starting from mth position, the rest of the string is returned. अगर हम n की वैल्यू नहीं देते हैं और m की हमने पोजीशन दे दी, तो उस पोजीशन से स्टार्ट करके लास्ट तक की एलिमेंट जो है वो हमें आउटपुट में मिलती है। नेक्स्ट है इफ m इज नेगेटिव। अगर m नेगेटिव है तो क्या होगा, द बिगिनिंग ऑफ सब स्ट्रिंग इज द mth कैरेक्टर फ्रॉम द एंड ऑफ स्ट्रिंग। मतलब निगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होगा कि हमें राइट से काउंट करना है। If m is negative, the beginning of substring is mth character from the end of a string. Original string is unchanged. मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होगा, उसका जो सीक्वेंस है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग वाला ही सीक्वेंस रहेगा। आउटपुट में भी सिर्फ उसकी पोजीशन जो है वो निगेटिव में है, तो हमें निगेटिव साइड से काउंटिंग करनी है। अब एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि आखिर ये अप्लाई कैसे होता है। जैसे यहाँ पर है सेलेक्ट मिड और स्ट्रिंग दिया हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग, m की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू है 5। अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करें तो पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है पाइथन और प्रोग्रामिंग, इस बीच में एक स्पेस भी है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें तो स्ट्रिंग मिल गई, स्ट्रिंग का हमें पोजीशन देखना है। तो पोजीशन जैसे 1 2, इंडेक्सिंग हमें नहीं करनी है जो कि 0 से स्टार्ट होगा, हमें यहाँ पर पोजीशन देना होता है। तो पोजीशन हम 1 से जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, स्पेस की पोजीशन 7 8 9, इस तरह से पोजीशन हम देंगे। अब यहाँ पर क्या है, जब भी हम बात करेंगे 3 की, तो 3 का थर्ड जैसे कैरेक्टर है तो यहाँ पर टी है। अब टी हमने लिख दिया, अब टी से टोटल 5 कैरेक्टर हमें लेना है। मतलब 5 कैरेक्टर कौन सा होगा, तो 3 से 7 तक, यानी 3 4 5 6 और 7 तो स्पेस है, तो इसलिए रिजल्ट यहाँ पर THON आ रहा है। अगर यहाँ पर मिसिंग होता कुछ
5 नहीं लिखा होता तो उस केस में क्या है, टी एच टी से स्टार्ट होता और लास्ट का कैरेक्टर होता, इसमें प्रोग्रामिंग भी लिखा हुआ था। दूसरा है निगेटिव इंडेक्स का केस। सेम है यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग। निगेटिव इंडेक्स जब होता है तो हम लास्ट से -1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर पाइथन लिखा हुआ है और प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है। प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग हमने लिखी, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, नेगेटिव इंडेक्स कंसीडर करना है। यानी नेगेटिव इंडेक्स -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस तरीके से माइनस में चलता जाएगा। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमें पोजीशन कंसीडर करनी है वो करनी है -4। तो -4 वाला पोजीशन क्या है, m। -4 वाला पोजीशन हमारा ये m है। तो इस केस में हम m को कंसीडर करेंगे और m से टोटल 4 कैरेक्टर लेने हैं, यानी MING। तो इस तरह से यहाँ पर 4 कैरेक्टर आ गया आउटपुट में। तो ऐसे मिड फंक्शन काम करता है और मिड की जगह हम सब str और सब स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लेफ्ट और राइट। लेफ्ट फंक्शन और राइट फंक्शन में दो आर्गुमेंट होते हैं। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, जैसे स्ट्रिंग, जो भी गिवन स्ट्रिंग होगा उसमें से नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट साइड से एक्सट्रैक्ट करेगा। जैसे लेफ्ट SN अगर लिखा हुआ है तो S सब स्ट्रिंग है, S गिवन स्ट्रिंग है और N है नंबर ऑफ कैरेक्टर। ये क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट एंड रिटर्न एन कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से एन कैरेक्टर काउंट करके हमें आउटपुट देगा। जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग है पाइथन, तो लेफ्ट साइड से 3 स्ट्रिंग है तो लेफ्ट साइड से 3 स्ट्रिंग PYT ऐसे हमें मिलेगा। ऐसे ही राइट के केस में क्या है, सेम वर्किंग है, बस लेफ्ट की जगह राइट से 3 स्ट्रिंग हमें यहाँ पर आउटपुट में मिलेगा। 3 की जगह कुछ और डिजिट भी हो सकता है, अगर 4 होता तो हमें 4 कैरेक्टर मिलते। मतलब n की जो भी वैल्यू होगी उतना नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें आउटपुट में मिलेगा। लेफ्ट अगर होगा तो लेफ्ट साइड से आउटपुट मिलेगा, राइट अगर फंक्शन होगा तो राइट साइड से आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट है ट्रिम। ट्रिम ट्रिम के साथ एल ट्रिम और आर ट्रिम तीनों हम पढ़ेंगे। वैसे ट्रिम फंक्शन क्या करता है, ट्रिम फंक्शन अनवांटेड कैरेक्टर जो है उसको रिमूव करने के लिए काम आता है। जैसे अगर हम ट्रिम फंक्शन की बात करें तो ट्रिम फंक्शन में क्या होता है कि आगे और पीछे किसी भी स्ट्रिंग के लेफ्ट और राइट साइड लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों कैरेक्टर को रिमूव करने का काम करता है जो भी अनवांटेड होगा। जैसे यहाँ पर दिल्ली लिखा हुआ है और इसमें लेफ्ट साइड में भी एक स्पेस है, राइट साइड में भी एक स्पेस है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का स्पेस रिमूव करने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। एल ट्रिम यानी लेफ्ट ट्रिम। एल ट्रिम क्या करता है, लेफ्ट साइड से जो लीडिंग स्पेस है उसको रिमूव करेगा। जैसे यहाँ पर दिल्ली है तो इसमें से हम क्या करते हैं, जब एल ट्रिम अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड की स्पेस रिमूव हो जाएगी। ऐसे ही आर ट्रिम फंक्शन क्या करता है, राइट साइड की यानी ट्रेलिंग स्पेस को रिमूव करता है। इसको हम जैसे क्या फर्क पड़ा है इसको अलग तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे एल्ट्रिम है, इसके साथ हम लेंथ फंक्शन अप्लाई कर देंगे और लेंथ फंक्शन अप्लाई करके जब हम आउटपुट देखना चाहें तो हमें उससे पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें आउटपुट में मिला है। तो अगर हमें प्रॉपर तरीके से चेक करना हो तो इसको हम
एलट्रिम, आरट्रिम और ट्रिम के साथ लेंथ फंक्शन भी इंटीग्रेट करके हम आउटपुट चेक कर सकते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन का लास्ट फंक्शन है इन एसटीआर। इन एसटीआर फंक्शन क्या करता है, tells the position of first occurrence of S2 within S1। अब जैसे इन एसटीआर में हम क्या करते हैं, S1 जो है वो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है और S2 है वो सब स्ट्रिंग है। तो S2 S1 में कहाँ एग्जिस्ट करता है, इसकी वैल्यू हमें मिलती है आउटपुट के फॉर्म में। जैसे अगर हम इन स्ट्रिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर पाइथन दिया हुआ है, पाइथन हमारे पास स्ट्रिंग है और सब स्ट्रिंग दिया हुआ है ओएन। तो इसमें हम चेक करेंगे कि ये सब स्ट्रिंग कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6। अगर हम ध्यान से देखें तो ये ओएन 5 6 पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ये फर्स्ट पोजीशन है 0, तो मतलब ओ, तो ओ की यानी पहले कैरेक्टर की पोजीशन हमें रिटर्न मिलेगी। ऐसे ही कोई ऐसा कैरेक्टर हम दो की जगह अगर एक कैरेक्टर दे दे तो उस केस में क्या है कि वो कैरेक्टर मल्टीपल प्लेस पे हो सकता है। तो अगर फर्स्ट टाइम में फर्स्ट अकरेंस का हमेशा रिजल्ट होता है, अगर तो एक ही बार अकर करता है तो उस केस में हमें रिजल्ट निकालने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम अकर हो रहा है तो उसमें हम आउटपुट में क्या करेंगे, जो फर्स्ट अकरेंस है उसको कंसीडर करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई कैरेक्टर जो है यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे भी है, फिफ्थ पे भी है और नाइन्थ पे भी है। उस केस में हम क्या करेंगे, हमेशा हम आउटपुट को 2 लिखेंगे। तो इस तरह से क्या है, फर्स्ट अकरेंस वाला पहले तो कोई पार्टिकुलर कैरेक्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है उसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि फर्स्ट अकरेंस किसका है, फर्स्ट अकरेंस के अकॉर्डिंग हम आउटपुट लिखेंगे। ये इन एसटीआर फंक्शन काम इसी तरह से करता है कि एक गिवन स्ट्रिंग में से जो सब स्ट्रिंग है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। और अगर मल्टीपल कैरेक्टर है तो हमेशा स्टार्टिंग कैरेक्टर का इंडेक्स हमें आउटपुट देना होता है। तो ये कंप्लीट था स्ट्रिंग फंक्शन। नेक्स्ट कंसेप्ट है डेट फंक्शन। डेट टाइम फंक्शन मैनिपुलेट द डिस्प्ले फॉर्मेट ऑफ डेट्स एंड टाइम। डेट टाइम फंक्शन क्या करता है कि डिफरेंट टाइप का डेट और टाइम के फॉर्म में हमें आउटपुट देता है। अगर हम फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट फंक्शन है नाउ। नाउ फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। मतलब सिस्टम में जो करंट डेट और टाइम हो रहा होगा वो हमें रिजल्ट में मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमने सिलेक्ट नाउ लिखा तो सिलेक्ट नाउ का रिजल्ट हमें मिल रहा है। और ध्यान रहे कि डेट का फॉर्मेट जो होता है वो एसक्यूएल के केस में यहाँ पर वाई 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 वाई, उसके बाद एम एम और लास्ट में यहाँ पर डीडी होता है। उल्टा होता है, डे मंथ ईयर नहीं होता, ईयर मंथ और डे होता है। इसी तरह से टाइम जो होता है आवर, मिनट और सेकंड। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। कभी भी अगर हम एसक्यूएल का डेट टाइम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें ये दो चीज पता होना चाहिए कि डेट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है और टाइम का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है। डेट हमेशा ईयर, मंथ और डेट फॉर्म में लिखते हैं और टाइम जो है वो आवर, मिनट, सेकंड के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर नाउ का रिजल्ट क्या आ रहा है, ईयर, मंथ और डेट, ऐसे ही टाइम आ रहा है। अगर हम डेट की बात करें, डेट फंक्शन क्या करेगा, जैसे नाउ फंक्शन डेट टाइम दोनों रिटर्न कर रहा है। अगर हम डेट फंक्शन की बात करें तो डेट फंक्शन सिर्फ डेट रिटर्न करेगा। इट रिटर्न्स
द डेट पार्ट फ्रॉम द गिवन डेट टाइम फंक्शन एक्सप्रेशन। जैसे हम कोई पार्टिकुलर डेट भी यहाँ लिख सकते हैं, या फिर हमने नाउ लिख दिया, तो इससे क्या है कि पहले सिस्टम से करेंट डेट लेगा, डेट टाइम लेगा, उसके बाद डेट फंक्शन हमें सिर्फ डेट रिटर्न करेगा, तो रिजल्ट में यहाँ पर डेट। नेक्स्ट है डे। डे फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द डे पार्ट फ्रॉम द डेट। अगर जैसे हम कोई डे लिखते हैं, कोई डेट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में डेट का सिर्फ डे पार्ट हमें रिटर्न मिलता है यहाँ पर रिजल्ट में। अगर मंथ की बात करें, तो मंथ फंक्शन क्या करता है, डेट में से मंथ फंक्शन रिटर्न करेगा, और वो भी मंथ फंक्शन कैसे, तो न्यूमेरिक में ही रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने मंथ लिखा है, मंथ नेम नहीं लिखा है। नेक्स्ट है ईयर। ईयर फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ ईयर रिटर्न करेगा। अब अगर हम ध्यान से देखें, तो नाउ डेट टाइम दोनों रिटर्न कर रहा है, जो डेट फंक्शन है वो डेट रिटर्न कर रहा है, और अगर हम डेट एज ए आर्गुमेंट देते हैं, तो डे, मंथ और ईयर तीनों हमें न्यूमेरिक में मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, अगर हम डे नेम लिखें और तब डेट यहाँ प्रोवाइड करें, तो डे नेम के केस में यहाँ पर डे हमें मिल रहा है आउटपुट में, जो भी उस दिन का डे होगा वो हमें रिटर्न मिलेगा। दूसरा क्या है, मंथ नेम की अगर हम बात करें, तो मंथ नेम में जो भी मंथ का नाम है, जैसे 10 से क्या है, ये अक्टूबर है, तो मंथ का नाम हमें यहाँ पर अक्टूबर मिलेगा। इट रिटर्न्स द मंथ नेम फ्रॉम द स्पेसिफाइड डेट। तो इस तरीके से डेट टाइम फंक्शन काम करता है। नाउ करेंट डेट टाइम देता है, डेट फंक्शन सिर्फ डेट पार्ट रिजल्ट में देगा, डे, मंथ और ईयर, ये तीन फंक्शन में हम डे प्रोवाइड करते हैं, डे फंक्शन डे रिटर्न करता है, मंथ फंक्शन मंथ रिटर्न करता है, और ईयर फंक्शन ईयर रिटर्न करेगा। ऐसे ही डे नेम क्या है, स्पेसिफाइड डेट का जो डे होगा वो डे नेम रिटर्न करेगा, और मंथ नेम क्या करेगा, जो स्पेसिफाइड डेट का मंथ का नाम होगा वो मंथ नेम रिटर्न करेगा। एग्रीगेट फंक्शंस work on a set of records as a whole and returns a single value for each column of records on which the function is applied। कहने का मतलब है कि एग्रीगेट फंक्शन जो है वो पूरे रिकॉर्ड पर काम करता है, और आउटपुट के रूप में हमें सिंगल वैल्यू रिटर्न देता है। सिंगल वैल्यू यानी आइदर ग्रुप अप्लाई करें तो ग्रुप की सिंगल वैल्यू हो सकती है, या इंटायर टेबल की सिंगल वैल्यू हो सकती है। Aggregate functions is used to perform calculations on group of rows and return the calculated summary like sum of salary, average of salary। Aggregate function will not consider null values for calculation। अगर हम aggregate function की बात करें, तो जो aggregate function है वो कैलकुलेशन में नल वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है, नल वैल्यू को इग्नोर कर देता है। टोटल 5 एग्रीगेट फंक्शन है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, मैक्स, मीन, एवरेज, सम, काउंट। पहला फंक्शन है मैक्स। दिस फंक्शन रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यूज इन सिलेक्टेड कॉलम्स। अगर हम किसी कॉलम की बात करें, तो जैसे टेबल में मल्टीपल कॉलम है, तो मल्टीपल कॉलम में से अगर किसी एक कॉलम में से हम मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहें, तो मैक्सिमम वैल्यू, और ये ज्यादातर जो फंक्शन है वो चूंकि कैलकुलेटिव फंक्शन है, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर ही काम करता है। एग्रीगेट फंक्शन, दिस फंक्शन रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू इन सिलेक्टेड कॉलम। मैक्स फंक्शन इग्नोर्स नल वैल्यू एंड कंसीडर्स ऑल वैल्यू इन द कैलकुलेशन। अगर हम मैक्स फंक्शन की बात करें, तो जैसे टेबल में मल्टीपल कॉलम है, तो टेबल में मल्टीपल कॉलम अगर होगा, तो जैसे इस टेबल में से हम मैक्सिमम निकालना चाहें इस पार्टिकुलर कॉलम का, तो इसमें से जितनी भी वैल्यू होगी वो हर एक वैल्यू को कंपैरिजन करेगा,
और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न होगा। इस केस में नल वैल्यू इग्नोर की जाती है, चाहे वो कोई सा भी एग्रीगेट फंक्शन हो। ऐसे ही नेक्स्ट है मीन फंक्शन। मीन फंक्शन के केस में क्या है, दिस फंक्शन रिटर्न द मिनिमम वैल्यू इन सिलेक्टेड कॉलम। मीन वैल्यू आल्सो इग्नोर्स नल वैल्यू। मीन फंक्शन जो है वो भी नल वैल्यू को इग्नोर करता है। जैसे सेम टेबल अगर है और उसी कॉलम में से हम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहें, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, सिंटैक्स लिखते हैं कुछ इस तरह से, सिलेक्ट मीन, और कौन से कॉलम में से हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है वो, और किस टेबल से, तो उस टेबल में से क्या होगा, पर्टिकुलर कॉलम की मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी। अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज फंक्शन जो है वो स्पेसिफाइड कॉलम का एवरेज कैलकुलेट करता है। इट इग्नोर्स नल वैल्यू। एवरेज, अगर किसी कॉलम का एवरेज हमें कैलकुलेट करना है तो सिलेक्ट एवरेज, एवीजी, कॉलम नेम, मतलब जिस कॉलम का एवरेज कैलकुलेट करना है उसका कॉलम नेम देंगे और फ्रॉम टेबल नेम, यानी उस टेबल का नाम। तो उससे क्या होगा, पर्टिकुलर कॉलम का एवरेज कैलकुलेट होगा। और एवरेज कैलकुलेशन में जो डिवाइड करते हैं नंबर से, टोटल नंबर से, सम बाय टोटल नंबर, तो टोटल नंबर में भी नल वैल्यू को काउंट नहीं की जाती है। जैसे मान लेते हैं कि टेबल में हमारे पास एक कॉलम है जिसमें दो नल वैल्यू है, और दो नल वैल्यू हो और टोटल 5 वैल्यू है, तो जब कैलकुलेशन होगी तो उस टाइम में, एवरेज के टाइम में क्या होगा, दो नल वैल्यू इग्नोर होगी और टोटल 3 ही वैलिड वैल्यू है, तो इसीलिए 3 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से एवरेज कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट है सम। सम फंक्शन में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो स्पेसिफाइड कॉलम है उसका सम कैलकुलेट होता है। दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन स्पेसिफाइड कॉलम। इट एक्सेप्ट ओनली एक्सप्रेशन दैट इवैल्यूएट्स टू न्यूमेरिक वैल्यू। मतलब सम में भी जो न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू ही कंसीडर होती है और नल वैल्यू इग्नोर होता है। अगर हम लिखते हैं सिलेक्ट सम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, तो पर्टिकुलर कॉलम की सम कैलकुलेट होकर के हमें मिलेगी। ऐसे ही नेक्स्ट फंक्शन है काउंट। काउंट में अगर हम कॉलम का नाम देते हैं तो उसमें क्या है कि पर्टिकुलर कॉलम में से एलिमेंट काउंट करेगा। काउंट, दिस फंक्शन रिटर्न्स नंबर ऑफ सेल्स हैविंग वैल्यूज इन द गिवन कॉलम। इफ यूज्ड विथ कीवर्ड डिस्टिंक्ट इट काउंट वन वैल्यू वंस। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉलम को काउंट करते हैं तो कॉलम को काउंट जब करेंगे तो उसमें सिर्फ जो नॉट नल वैल्यू होगी वही वैल्यू काउंट होगी, उसके अलावा कोई वैल्यू काउंट नहीं होगी। सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स वही काउंट होंगे जिसमें वैलिड वैल्यू हो, नल वैल्यू इग्नोर किया जाएगा। और बाय चांस उस पर्टिकुलर कॉलम में एक से ज्यादा वैल्यू अगर सेम है और उस केस में हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड अप्लाई कर दें, तो उस केस में क्या है कि जो भी मैचिंग वैल्यू है वो एक बार ही काउंट होगी। तीसरा एक और है, इफ यूज्ड विथ स्टार रिटर्न्स कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। अगर पर्टिकुलर कॉलम की जगह हम काउंट स्टार लिख दें, काउंट कॉलम नेम की जगह काउंट स्टार लिख दें, तो उस केस में क्या होगा, उस टेबल में जितना रो है वो काउंट होगा, क्योंकि जरूर अगर पर्टिकुलर कॉलम में नल वैल्यू हो तो जरूरी नहीं है कि टेबल के सारे वैल्यू में नल कॉलम नल रो हो, क्योंकि एक प्राइमरी की होती ही है और प्राइमरी की नल कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि टेबल में, टेबल की जो कार्डिनलिटी होगी, नंबर ऑफ रोज होगा, वो रिटर्न होगा अगर हम काउंट की जगह काउंट स्टार यूज करते हैं। तो ये था एग्रीगेट फंक्शन, जिसको हम मल्टी रो फंक्शन भी कहते हैं। अब एग्रीगेट फंक्शन के साथ कुछ कंसेप्ट यूज होता है, अ, एक ग्रुप बाय और एक हैविंग।
तो उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। कंसेप्ट है ग्रुप बाय स्टेटमेंट। द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद द एग्रीगेट फंक्शन टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम। मतलब जब भी हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम के आधार पे ग्रुपिंग करनी हो, तो ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं। अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स है सिलेक्ट कॉलम नेम एग्रीगेट फंक्शन, मतलब सिलेक्ट और फ्रॉम के बीच में हम कॉलम का नाम देते हैं, जो भी एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करते हैं वो एग्रीगेट फंक्शन होता है। उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम के बाद टेबल नेम, वेयर के साथ कंडीशन होती है, और सबसे लास्ट में होता है ग्रुप बाय। और ग्रुप बाय में हम कॉलम का नाम देते हैं जिस कॉलम के आधार पर हमें ग्रुपिंग करनी हो। तो इस तरीके से ग्रुप बाय स्टेटमेंट काम करता है। नेक्स्ट अगर हम ग्रुप बाय स्टेटमेंट का एग्जांपल लें, वी हैव द फॉलोइंग ऑर्डर्स टेबल। अगर हम टेबल कंसीडर करें तो इस टेबल का नाम है ऑर्डर, और इसमें टोटल 4 कॉलम है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर प्राइस और कस्टमर। अगर हम कस्टमर वाला कॉलम देखें तो इसमें सेम कस्टमर मल्टीपल डेट में ऑर्डर किया हुआ है। तो हम यहाँ चाहें तो कस्टमर कितना खर्च किया है, टोटल कितना ऑर्डर, कितने रुपए का ऑर्डर किया है, वो हम कस्टमर वाइज निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इस आधार पर यहाँ ग्रुपिंग कर सकते हैं। नाउ वी वांट टू फाइंड द टोटल सम ऑफ ईच कस्टमर। मतलब अगर हम हर एक कस्टमर का सम निकालना चाहें तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ग्रुपिंग किस आधार पर करनी है, और जिस आधार पे ग्रुपिंग करनी है वो कॉलम भी हमें रिजल्ट में फेच करना होगा। जैसे यहाँ पर एसक्यूएल स्टेटमेंट अप्लाई किया हुआ है सिलेक्ट कस्टमर, यानी हम कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर रहे हैं, और कस्टमर के नाम के साथ हम उसका ऑर्डर का सम निकाल रहे हैं। फ्रॉम कहां से, तो ऑर्डर टेबल से, ग्रुप बाय कस्टमर। तो इस तरीके से क्या है कि हम ग्रुप बाय कमांड का यूज करके इसके आधार पर, कॉलम के आधार पर ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा, जैसे 3 कस्टमर था, विवेक कुमार ने 3 बार ऑर्डर किया है, नितेश शर्मा और समरजीत गुप्ता। तो तीनों कस्टमर का नाम आ गया। अब हर एक कस्टमर का जो है ऑर्डर का टोटल आ गया। जैसे विवेक कुमार का यहाँ पर ऑर्डर जो है वो 2000 यहाँ पर है। तो विवेक कुमार ने टोटल 3 का, जैसे ये लाइन और ये लाइन तीनों यहाँ पर ऐड हो गया, और चूंकि ये 1600 और 2000 सिंगल सिंगल था तो ये यहाँ पर एज इट इज रह गया। मतलब हमने कस्टमर के आधार पे ग्रुपिंग कर दी, हमने कस्टमर का नाम फेच किया था और उसको ऑर्डर प्राइस का सम फेच किया था, तो ये रिजल्ट शीट हमें देखने को मिलेगा। तो इस आधार पर हम ग्रुपिंग करते हैं। नेक्स्ट है एसक्यूएल ग्रुप बाय विथ हैविंग क्लाउज। कई बार ऐसा होता है कि हम ग्रुप बाय के साथ कंडीशन यूज करना चाहते हैं। तो कंडीशन यूज करने के लिए हम हैविंग का यूज करेंगे। द हैविंग क्लॉज वाज एडेड टू एमएस MySQL because where keyword could not be used with aggregate function। अब where clause में क्या होता है, हमें अगर किसी पर्टिकुलर रो के लिए कंडीशन देनी होती है तो हम कंडीशन के लिए where यूज करते हैं, लेकिन एग्रीगेट फंक्शन के साथ कंडीशन जो है उसके लिए वेयर क्लॉज, वेयर कीवर्ड काम नहीं करता है, तो इस केस में हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। मतलब हैविंग क्लॉज जो है वो कंडीशन देने के लिए यूज होगा। नेक्स्ट है सिंटैक्स सिलेक्ट, अगेन कॉलम नेम एग्रीगेट फंक्शन, ये सेम है। फ्रॉम, अब इसमें हम चाहें तो जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर हम वेयर यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंगल सिंगल रो पे अप्लाई होगा।
नेक्स्ट है ग्रुप बाय, यानी कौन से कॉलम के आधार पे हमें ग्रुपिंग करनी है। उसके बाद है हैविंग, यानी कंडीशन देने के लिए। अगर हम यहाँ चाहें तो ये वेयर को स्किप करें, ये बेटर होगा, क्योंकि ग्रुप बाय के साथ हम हैविंग यूज करते हैं जनरली। नाउ वी वांट टू फाइंड any of the customer have a total order of less than 2000 from the order table। मतलब अब तक तो जो हमारा कंडीशन था वो ये था कि कस्टमर वाइज हमें क्या करना है, ऑर्डर का सम निकालना है। लेकिन कस्टमर वाइज ऑर्डर का सम निकालने के बाद अब यहाँ पर कहा जा रहा है कंडीशन देने के लिए कि सिर्फ हमें वो कस्टमर फाइंड आउट करने हैं जिसका टोटल जो है वो 2000 से नीचे हो। तो मतलब हमने यहाँ पर क्या कर दी, कंडीशन दे दी। अब कंडीशन देने के लिए अब तक हमने सिलेक्ट फ्रॉम और ग्रुप बाय यूज किया था, अब हमने हैविंग दे दी। अब हैविंग में कंडीशन है एग्रीगेट फंक्शन का, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन पे ही हम कंडीशन देंगे तब जा करके टोटल पे कंडीशन लगेगा। तो जैसे टोटल ऑर्डर जो है वो लेस देन 2000 है, अब इसमें क्वेरी जो होगी वो होगी सिलेक्ट कस्टमर सम ऑर्डर प्राइस। कस्टमर का नाम हमें फेच करना है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर प्राइस हमें फेच करना है, कहां से, फ्रॉम ऑर्डर्स। ग्रुप बाय कस्टमर, कंडीशन दे दी हैविंग सम ऑर्डर प्राइस 2000। अब इससे क्या होगा कि बिना कंडीशन के हमें हर एक कस्टमर का ऑर्डर का टोटल शो हो रहा था। लेकिन अगर हमने कंडीशन दे दी 2000 से लेस तो 2000 वाला एलिमिनेट हो गया और रिजल्ट सेट में हमें 1700 वाला सिर्फ रिजल्ट दिख रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा हैविंग क्लॉज है वो ग्रुप बाय के साथ काम करता है। नेक्स्ट है एक और, नाउ वी वांट टू फाइंड इफ कस्टमर्स विवेक कुमार और समरजीत गुप्ता हैज अ टोटल ऑर्डर ऑफ मोर देन 1500। तो अगर जैसे हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा कस्टमर आ जाए जिसका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर मोर देन 1500 हो, तो मोर देन 1500 वाला कंडीशन तो सेम देंगे। लेकिन क्या है कि इस केस में हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि जो कस्टमर है वो आइदर विवेक कुमार और समरजीत गुप्ता है। तो अब इस केस में हम वेयर को इंटीग्रेट कर सकते हैं। वेयर को इंटीग्रेट करेंगे वेयर कस्टमर इक्वल टू विवेक कुमार और कस्टमर इक्वल टू समरजीत गुप्ता। तो इस केस में क्या है कि सिर्फ कंडीशन तो होगी और कंडीशन के साथ साथ हमने ये भी दे दिया कि पर्सन का नाम विवेक कुमार और समरजीत गुप्ता दोनों में से कुछ होना चाहिए। अगर कोई तीसरा कस्टमर होगा तो उसका रिजल्ट हमें शो नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम वेयर क्लॉज भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन था जिस कंडीशन में हम ग्रुप बाय और हैविंग के साथ साथ वेयर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है सॉर्टिंग यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज जो है, ऑर्डर बाय क्लॉज मेनली सॉर्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। जब भी हमें किसी रिजल्ट को आइदर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी हो तो उस केस में हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो है वो ऑर्डर बाय क्लॉज की जो ऑर्डरिंग है वो असेंडिंग ऑर्डर है। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी डेटा को शॉर्ट करना होगा तो उस केस में हम डीएससी कीवर्ड का यूज करेंगे। जैसे सिंटैक्स है यहाँ पर सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, यहाँ तक तो हम सेम यूज करते हैं। अगर हमने कंडीशन देने की बात नहीं है तो हम कंडीशन को स्किप भी कर सकते हैं। ऑर्डर बाय में हमें कॉलम का नाम देना है कि कौन से कॉलम के आधार पे ऑर्डरिंग करनी है और हम यहीं पे क्लोज भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या होगा
कि हमें रिजल्ट असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में मिले, तो उसके लिए हम DESC कीवर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक टेबल दिया हुआ है, EMP टेबल है, जिसमें 4 कॉलम है। अब इस टेबल के रिजल्ट को अगर हम चाहें कि हमें सैलरी के आधार पे असेंडिंग ऑर्डर में दिखे, तो सिंपल तो सारे रिजल्ट को फेच करने का तो तरीका है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। मतलब हमने ऑल डेटा फेच किया है एम्प्लॉय टेबल से, EMP टेबल या एम्प्लॉय टेबल। लेकिन क्या है कि ऑर्डर जो होना चाहिए वो सैलरी के आधार पर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी। इससे रिजल्ट क्या होगा, कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में तो सारा कुछ सेम है, और ऑर्डर बाय जो सैलरी है, अब सैलरी का कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है सैलरी कॉलम के आधार पे। जो मिनिमम डेटा है वो टॉप पे है, जो मैक्सिमम डेटा है वो बॉटम पे है। और जैसे दो सिमिलर है, तो दो सिमिलर के केस में जो पहले है वो हमें पहले शो होगा, जो बाद में है वो बाद में शो होगा। तो इस तरीके से ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होता है सॉर्टिंग के लिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इक्वी ज्वाइन का क्या कंसेप्ट होता है। अगर हम इक्वी ज्वाइन की बात करें, तो दिस टाइप ऑफ ज्वाइन combines tables based on matching values in specified columns। इक्वी ज्वाइन जो है वो किसी पर्टिकुलर जो कॉलम है, मैचिंग कॉलम, उसके आधार पर कंबाइन होता है। अगर कि दो मैचिंग कॉलम है, तो उसमें जो भी कॉमन वैल्यू होगी उसके आधार पर टेबल, फाइनल टेबल में रिजल्ट हमें दिखेगा। इक्वी ज्वाइंस आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ज्वाइन इन रिलेशनल डेटाबेसेस। जो इक्वी ज्वाइन है वो रिलेशनल डेटाबेस का सबसे कॉमन टाइप का ज्वाइन है। द इक्वी ज्वाइन इन SQL performs join against a column of equality or the matching columns value that have the associated tables। जैसे इक्वी ज्वाइन है, तो इक्वी ज्वाइन में जनरली क्या होता है कि इक्वालिटी चेक की जाती है। जैसे एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में भी सब्जेक्ट होगा और टीचर टेबल में भी सब्जेक्ट होगा। तो जो मैचिंग कॉलम है, तो मैचिंग कॉलम के आधार पर वैल्यू, एसोसिएटेड वैल्यू हमें रिजल्ट में दिखेगा। ऐसे ही अगर जैसे स्टूडेंट की आईडी है, एक में स्टूडेंट का डेटा है और एक में स्टूडेंट का एकेडमिक डेटा है, तो दोनों में ही स्टूडेंट आईडी की हेल्प से ही हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि हम CBSE का रिजल्ट चेक करते हैं, तो रिजल्ट हमें कैसे मिलता है, जो कॉमन चीजें होती है वो फाइंड आउट करने से इजीली सर्च नहीं होता अगर किसी हम रिजल्ट में देखते, लेकिन अगर हम यूनिक वैल्यू के आधार पे कुछ चेक करें तो इजीली मिल जाता है। ऐसे ही CBSE में भी जब हम रिजल्ट चेक करते हैं, तो उस टाइम पे हमें अपना यूनिक रोल नंबर, DOB और एडमिट कार्ड की आईडी, ये सब डिटेल डालने के बाद हमें इजीली मिलता है, क्योंकि ये सारी जो डिटेल है वो एक पर्सन की एक ही डिटेल है, यूनिक आईडी होती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें रिजल्ट मिलता है। Here we use an equal sign as a comparison operator in our where clause to refer to equality। मतलब इस इक्वी ज्वाइन में क्या होता है कि जब हम लोग कंडीशन को मैच करते हैं, तो कंडीशन मैच करने के टाइम में क्या होता है कि जो वेयर क्लाउज है, वेयर क्लाउज में इक्वलिटी साइन होता है, इक्वल कंडीशन के बेस पे हमें रिजल्ट दिखता है। हम सिंटैक्स की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर सिंटैक्स है सिलेक्ट कॉलम लिस्ट। नॉर्मल कंडीशन है कि हम जैसे सिंगल कॉलम का नाम दें या फिर स्टार दे दें। तो इससे क्या है कि हम सिलेक्ट के बाद हमेशा कॉलम लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो सिंगल कॉलम हो या फिर स्पेसिफिक कॉलम हो या फिर ऑल कॉलम हो।
तो ये हमें यहाँ पर लिखना होता है आफ्टर सेलेक्ट। उसके बाद फ्रॉम के बाद हम क्या करते हैं, अब तक हमने सिंगल टेबल का नाम दिया था। अब इस कंडीशन में क्या है, इक्वी ज्वाइन के केस में हमें मल्टीपल टेबल से रिजल्ट फेच करना होता है। तो मल्टीपल टेबल से रिजल्ट फेच करने के लिए हम दोनों कॉलम का टेबल का नाम लिखेंगे कॉमा से सेपरेट करके। यहाँ तक तो है कि हमने सेलेक्ट किया कॉलम को दोनों टेबल से, लेकिन वो डेटा कैसे दिखेगा, तो हमें कंडीशन भी तो देनी होगी। वेयर, उसके बाद पहले टेबल का नाम देंगे, डॉट कॉलम का नाम देंगे, मैचिंग कॉलम जो होगा। जैसे मान लेते हैं कि स्टूडेंट आईडी हमारे पास दो कॉलम में है, एक स्टूडेंट कॉलम में है और एक हमारे पास एग्जाम कॉलम में है। तो स्टूडेंट स्टूड डॉट स्टूडेंट आईडी, मतलब इस टेबल का स्टूडेंट आईडी इक्वल टू दूसरे टेबल में भी दूसरी जो सेम कॉलम का नाम है वो दोनों की इक्वलिटी कंडीशन हम देंगे, जिस कॉलम को हमें डायरेक्टली चेक करना है। तो इस कंडीशन, इसके आधार पर क्या होगा, जो मैचिंग कंडीशन होगा, मैचिंग कंडीशन के आधार पे हमें रिजल्ट दिखेगा। जैसे यहाँ एग्जांपल है दिया हुआ, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल जो है वो एम्प्लॉई है और एक है सेल ग्रेड। एम्प्लॉई टेबल में 6 कॉलम है, ई कोड, नेम, डेजिग्नेशन, एस ग्रेड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डीओबी, मतलब एम्प्लॉई की डिटेल है। और दूसरे में क्या है, सेल ग्रेड है, यानी सैलरी की डिटेल है कि उस पर्टिकुलर ग्रेड में कितनी सैलरी होती है। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसमें क्या है कि हमें सैलरी की एस ग्रेड नाम का कॉलम जो है वो दोनों में दिख रहा है और साथ ही साथ इसकी जो वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी मैचिंग है। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही टेबल में जो हमारी वैल्यू है वो कॉमन वैल्यू है, मैचिंग कॉलम है, तो इसके आधार पर ज्वाइन हो सकता है। तो इस कंडीशन को क्वेरी की हेल्प से अगर देखें, तो जैसे हम ये जानना चाहें कि एम्प्लॉय का नाम, किसी एम्प्लॉय का नाम और उसकी सैलरी जानना चाहें, तो नाम और सैलरी जानने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों कॉलम का रेफरेंस ले रहे हैं, सिलेक्ट नेम और सैलरी, यानी नेम और सैलरी नाम का हमें कॉलम दिखेगा रिजल्ट में। फ्रॉम हमने दे दिया एम्प्लॉई ई, यानी एम्प्लॉई ई से क्या हो गया कि उस टेबल का एक एलियास क्रिएट कर दिया, एम्प्लॉई ई और सेल ग्रेड एस। फ्रॉम में हम एम्प्लॉई कॉमा सेल ग्रेड भी लिख सकते थे, लेकिन उस जगह पे जब हम वेयर कंडीशन देंगे तो वेयर कंडीशन में हमें एम्प्लॉई डॉट एस ग्रेड लिखना होता और सेल ग्रेड डॉट एस ग्रेड लिखना होता। तो ये पूरा पूरा लिखने से बचने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, एलियास क्रिएट कर सकते हैं हर एक टेबल का। हमने क्रिएट कर दिया एम्प्लॉई का ई, सेल ग्रेड का एस। अब यहाँ पर क्या है, वेयर ई डॉट एस ग्रेड। अब जहां जहां एम्प्लॉय लिखने की जरूरत होती वहां हमारा काम चल जाएगा ई एस ग्रेड से, ऐसे ही एस डॉट एस ग्रेड। अब इससे क्या होगा कि जो हमें रिजल्ट शो होगा उस रिजल्ट में हमें एम्प्लॉय का नाम दिखेगा और सैलरी दिखेगा, लेकिन किसका दिखेगा, तो दोनों में से मैचिंग जो होगा टेबल, यानी मैचिंग डेटा, उसका हमें डिटेल दिखेगा। तो इस तरह से इक्वी ज्वाइन काम करता है और ये चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगली यूनिट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।